तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज का हमारा क्वेश्चन है एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। कई बार आपने नाम सुना होगा। इकोनॉमिक का हमारा एक क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक का पोर्शन एक कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन है। और आपको पता है इकोनॉमी के लिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि इकोनॉमी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्री देख सकते हो चाहे आप मेंस देख सकते हो ना। जो भी करंट में इकोनॉमिक में चल रहा है ना, वो ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी 2019 में एक योजना आई थी जो फिलहाल भी बहुत चर्चा में है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना, राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन। ये एक योजना आई थी। और जनरली देखो, हम जैसे कि चिरंजीवी योजना हो गए, है ना, आयुष्मान भारत हो गई, या फिर किसान संपदा हो गई, ऐसी योजनाओं को हम थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं, मतलब नहीं भी आता हो तो लिख सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स की जो योजनाएं होती है ना, उनमें तो मन से बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए हमारे पास में प्रॉपर डाटा होने चाहिए और प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे कि एनआईपी ही आ गई। अब एनआईपी का आपको पता ही नहीं चलेगा ये किससे रिलेटेड है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी तो ऐसा लगेगा शायद ये तेल वगैरह के लिए कोई पाइपलाइन भारत ने किसी देश के साथ करी होगी, उससे रिलेटेड होगी, है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमें इनकी रखना ज़रूरी है। और अक्सर मैं फिर से कहूँगी कि करंट भी मान सकते हो इसे और इकोनॉमिक्स भी मान सकते हो, दोनों में से ही ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे, मतलब आंसर लिखने की कोशिश करिए। इसको मैंने मतलब थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में है, उत्तर आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट ऐसी योजनाओं में ऐसे ही उत्तर लिखे जा सकते हैं। 100 शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि इनके इम्पैक्ट पूछे जाते हैं ना भारत पे। तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश करी है कि राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताते हुए महत्व रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो बताना है हमें कि आखिर ये योजना है क्या, फिर उसमें क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस है, और फिर क्या क्यों लाई गई है ना, कि क्या एम है, मतलब इससे क्या प्रभाव होगा इंडिया पे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वो ही शुरू करते हैं कि भाई योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों पिछले जो 2019 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी। तो वहीं से हम शुरू करेंगे कि देखो, राष्ट्रीय, पहले मैं आपको बता दूं अवसंरचना होती क्या है। अवसंरचना होती है कि देश में जो बुनियादी ढांचा है ना, उनका विकास करना, लाइक देश में रोड बनाना, है ना। और मतलब सबसे ज़्यादा एक रिपोर्ट थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ना, जैसे किसी भी माल को मतलब बनाने से लेकर बेचने तक का, तो वो परिवहन पे होता है सबसे ज़्यादा खर्चा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास बड़ा कम है। मतलब अच्छी रोड्स नहीं है, रोड है तो टूटी हुई है, परिवहन के साधन बहुत कम होते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे मतलब माल की जो रेट बढ़ती है, वो परिवहन की वजह से बढ़ती है। तो अवसंरचना में यही आते हैं कि हम मतलब कंपनियों के संचालन के लिए जितनी ज़्यादा सुविधाएं उन्हें मुहैया करा सके, कि अच्छी रोड हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में अच्छा हो, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह सब बढ़िया हो, प्रॉपर हो, ताकि उनको काम करने में अवसंरचनात्मक दिक्कतें कोई महसूस नहीं हो, है ना। तो उसी से रिलेटेड यह योजना है कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के तहत अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत, मतलब इसका लक्ष्य ये रखा गया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स जोड़ दिए कि एक तो हमारे देश की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, हमारी सरकार ने रखा है कि 2025 तक हम हमारे देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दें। और अभी कितनी है, अभी आई थिंक 2.4 मतलब 2.8 के आसपास की इकोनॉमी है अभी अपनी। और हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उसे $5 ट्रिलियन बना दें। ये लक्ष्य हमारे गवर्नमेंट ने रख रखा है, और इसके लिए हमें बहुत सारे सुधार
सुधार करने पड़ेंगे। और इन्हीं सुधारों में से एक सुधार है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को यहाँ बुलाएंगे, अपनी कंपनियों को ऐसी सुविधाएं देंगे कि वो काम करने के लिए उन्हें ऐसी कोई दिक्कतें महसूस नहीं हो कि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे रोडों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर परिवहन का आवागमन सही नहीं हो पाता है, परिवहन भी नहीं है। ऐसी ऐसी दिक्कतों की वजह से कई बार विदेशी जो निवेशक होते हैं वो इंडिया में निवेश नहीं कर पाते, और हमारी जो कंपनियां हैं उनका भी जो अप्रोच है वो लेट हो जाता है ना। तो इन सब के लिए हमने यह परियोजना लॉन्च करी है। तो इसके लिए कितने साल की ये परियोजना है? 5 साल की। कितने, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कितना निवेश है इसमें, 100 लाख करोड़ रुपए, और अब तो यह बढ़कर 111 लाख करोड़ हो गया है। बट ओरिजिनल योजना में 100 लाख करोड़ ही था, तो हमें 100 लाख करोड़ ही लिख रहा है। ये डेटा आपको ज़रूर लिख रहा है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है, जिसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्ष के लिए, 2019 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, अगले 5 वर्ष में, मतलब 20 से 25 तक ही मानो, 19 में तो मतलब बोला गया था, शुरुआत 20 से ही हो रही है, तो 20 से 25 तक हमें 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कहाँ? अवसंरचना में इन्वेस्ट करने हैं। अब बहुत बड़ी योजना है दोस्तों। इस योजना के लिए, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जो केंद्रीय सचिव हैं हमारे, उन केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स मतलब इस योजना पे प्रॉपर निगरानी रखने के लिए, कि मतलब वैसे तो ना, मतलब आंसर लिखने बैठे तो इतना बड़ा हो जाता है, मतलब मैंने जहाँ भी इसको पढ़ा, जितने भी एनालिसिस करे, कि एक पेज में समेटना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे टास्क फोर्स में भी इसमें लिख रखा है 3 तरह की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अवसंरचना के विकास की देखरेख के लिए अलग, पैसों की देखरेख के लिए अलग, और समस्या के समाधान के लिए अलग। मतलब कहीं भी किसी भी तरह का काम अटके नहीं। सबसे पहले तो अवसंरचना के लिए हमें भूमि अधिग्रहण वगैरह करना होता है, तो कई बार लोग भूमियाँ नहीं देना चाहते हैं, तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। तो एक तो उसके लिए, दूसरा पैसों के लिए, कई बार कंपनियों के पास में पैसे नहीं होते, सरकार देने में इतना लेट कर देती है, दे नहीं पाती, या फिर कंपनी बनाते बनाते बीच में पैसों की कमी हो जाती है, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। जैसे आप दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल ले सकते हो, अनिल अंबानी जो है वो कंगाल ही हो गया उसके चक्कर में। और एक है कि अगर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कोई भी केस हो जाता है, तो उसका निवारण कैसे किया जाए, इन सब के लिए अलग अलग 3 टास्क फोर्स, इस जो ये जो सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसके तहत 3 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बट इतना हम, मतलब 100 शब्दों के क्वेश्चन में एक ही पेज होगा अपने पास में, इतना हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम मेन चीज़ें लिखेंगे कि भाई केंद्रीय सचिव, जहाँ केंद्रीय सचिव की बात आ गई, तो मतलब ये है कि भाई बहुत बड़ी योजना है, कि सचिव को इसका कार्यभार दिया जा रहा है ना, उसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वो इस पर प्रॉपर निगरानी रखेगा। NIP के तहत निर्धारित राशि निम्न प्रकार से खर्च होगी। तो 70% राशि दोस्तों इसके पूंजीगत व्यय में खर्च होगी इस योजना की, और उस 70% राशि ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जैसे ब्याज और बहुत सारी चीज़ों के लिए खर्च हो जाएगी। इस 70% राशि को भी सरकार ने बांटने की कोशिश करी है, कि हम ये क्षेत्र में ये राशि खर्च करना चाहते हैं। इसमें 24% तो ऊर्जा में खर्च होगी, 17% शहरी क्षेत्र में, 12% रेलवे में, और 18% सड़क में। अब आप समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ना, अवसंरचना में क्या क्या आता है। ऊर्जा, सबसे पहले तो बिजली कहाँ से मिल रही है, हमें कैसे मिलेगी, जल विद्युत, पवन विद्युत, या फिर जो कि सिंपल कोयले से हम बिजली बनाते हैं वो, है ना। तो 24% तो इसी में खर्च होगी। 17% शहरी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी तरह के काम किए जा सकते हैं, 12% रेलवे में, और 18% सड़क में। ये मोटा मोटा खाका इन्होंने दिया है कि हम जो ये $100 करोड़ हैं, इनको इस तरह से खर्च करना चाहते हैं। 100 करोड़ में से 70% हम पूंजीगत व्यय में खर्च करेंगे, तो 70% का 24% तो हम ऊर्जा में, 17% हम शहरी क्षेत्र में, 12% रेलवे में, और 18% सड़क पे खर्च करेंगे। और अगर हम देखें, अभी हम चल रहे हैं 2021 में, और परियोजना लगभग 2020 में शुरू हो गई है। इस परियोजना के तहत, NIP के तहत अब तक कुल 7000 योजनाओं को चिन्हित किया जा चुका है, और कुछ पे उसमें डेटा ये दे रखा था कि 40% योजनाओं का काम शुरू हो चुका है। ठीक है, वो मैंने इतना डिटेल में लिखा नहीं, क्योंकि एग्जाम में अपन को इतने डेटा याद नहीं रहते। तो लगभग ये तो लिख देना आप कि 7000 योजनाओं को चिन्हित भी किया जा चुका है। मतलब इस जो 100 लाख
लाख करोड़ रुपए हमें खर्च करने हैं ना, इसके लिए 7,000 परियोजना तो निश्चित भी कर दी गई है कि ये 7,000 परियोजनाएं तो ये है भाई, इन पे हम इतने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख देना कि लगभग 40% योजनाओं पे काम शुरू भी हो चुका है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि एनआईपी में 21% सहयोग निजी क्षेत्र का होगा, मतलब 100 लाख डॉलर हमें मिलने वाले हैं ना, उसमें 21% काम तो निजी क्षेत्र में, मतलब पीपीपी मॉडल पे होंगे, या फिर हम कह दें कि पूरी तरह से मतलब सरकार और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट लोग हैं, निजी क्षेत्र है, वो मिलकर करेंगे। लेकिन और बचा हुआ जो शेष हिस्सा है, मतलब लगभग 80% जो काम है, 80% काम कौन करेगा? केंद्र और राज्य सरकार, है ना, वो बराबर निवेश करेंगी। जैसे कि राजस्थान में अगर सड़कें, बिजली, पानी कुछ भी बन रहा है ना, तो राजस्थान सरकार भी उतना ही पैसा देगी जितना कि केंद्र सरकार देगी, है ना, 50-50% के, मतलब मिलकर काम करेंगी बाकी के क्षेत्र में। और 21% काम हम निजी क्षेत्र को सौंप देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस योजना की, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। अब इसने जो लिखा है विशेषताएं तो हमने बता दी, कब शुरू हुई, क्या लक्ष्य है, कैसे काम करेगी, कहाँ पैसा खर्च होगा, है ना, और कब तक खर्च होगा, ठीक है, और कौन कौन इसमें भागीदार रहेंगे। अब हम थोड़ी सी विशेषताएं बता देते हैं या फिर इसका महत्व बता देते हैं कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप इसे लाइन्स में भी लिख सकते हैं, पेज कम है तो इस तरह से भी, वो भी लाइन्स में भी वही, जैसे कि मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं तो 7 लाइन भरेंगे, और इसमें भी आप देख सकते हो लगभग 7 ही लाइन भरी है, ज़्यादा नहीं भरी है। तो आप किसी भी तरह से अपने आंसर को मतलब प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट है, निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के सहयोग से देश में अधिकाधिक अवसंरचना का विकास होगा, ठीक है। अगर एनआईपी ठीक तरह से काम करती है तो हमें पता है अधिकाधिक अवसंरचना, जिसमें राज्य सरकार, निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार तो है, ये तीनों सहयोग से काम कर रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अवसंरचना, मतलब सड़क, बिजली, रेलवे आदि का विकास होने वाला है। दूसरा, कि सही अवसंरचना से परिवहन लागत कम हो जाएगी, कार्यों में आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहला डाटा आपको बताया था कि हमारा जो परिवहन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो ऑफ कोर्स कम होगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा महंगाई पे भी हम बोल सकते हैं कंट्रोल आएगा, मतलब देश का विकास होगा, ये हम इस तरह से बोल सकते हैं। अगर अवसंरचना हमारी अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो फिर क्या होगा? विदेशी निवेश ऑटोमेटिक आएगा। अगर अवसंरचना शानदार होगी, बना हुआ माल तुरंत एक्सपोर्ट के लिए पहुंच रहा है, और एक्सपोर्ट मतलब जो इंपोर्ट किया है अपन ने माल, वो तुरंत अगर कंपनी तक पहुंच रहा है, अगर ये इजी हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ये बात है विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। चौथा काम है चौथा प्रभाव इसका है, कोविड-19 के प्रभाव से आहत हुए उद्योगों को यह योजना पुनर्जीवित करेगी। आप सबको पता है कि कोविड-19 ने हमारे मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, हम सब ने पढ़ा है, और उद्योग तो लगभग ख़त्म हो गए हमारे। तो 16 करोड़ रुपए सरकार बहाने बहाने से इन उद्योग मतलब लोगों को दे रही है कि आप बस काम करो, और अगर ये ठीक तरीके से काम करते हैं तो हमारे उद्योगों को पुनर्जीवन में यह योजना बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। दीर्घकालिक वित्त पोषण है, मतलब 16 करोड़ रुपए, मतलब पैसे खूब हैं, और मतलब लोगों के पास पैसों की तो कमी होती है, आइडिया तो खूब होते हैं, बनाने वाले खूब होते हैं, तो वित्त पोषण होगा, वित्त पोषण से भी देश में अच्छी प्रगति आएगी। प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम निजी क्षेत्र में भी काम करवा रहे हैं, हम राज्य और केंद्र भी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उतनी चीज़ें अच्छी होंगी। और प्रभावी विवाद निस्तारण, जैसा कि मैंने कहा कि इस टास्क फोर्स में एक अलग से कमेटी बनाई गई है, जिसमें वाद निस्तारण भी अलग से किया जाएगा। तो अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उनका निस्तारण भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। ये कुछ आप महत्व बोल सकते हो कि भाई देश को इस तरह से यह प्रभावित करने वाली है। अब लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा है, जिसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैंने 1-2 कमियां लिख के फिर इसको ठीक ढंग से कंक्लूड करने की कोशिश की है कि इस प्रकार एनआईपी के द्वारा वित्तीय समस्याओं, भूमि अधिग्रहण और लाल फीताशाही, देखो समस्याएं क्या कह सकती है वित्तीय, एक तो पैसों वाले कि भाई पैसों के आवंटन में देरी हो जाए ये सब, तो एक तो वो भूमि अधिग्रहण वाले की विवाद निस्तारण कमेटी तो बना दी, बट ऑफ कोर्स ये बात है कि इतनी बड़ी योजना होगी तो भूमि अधिग्रहण की समस्या तो आएगी ही आएगी। अब उसको कितनी जल्दी और किस तरह से और कितना सेटिस्फाई करके निपटाया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लाल फीताशाही मतलब वो कार्यों में देरी जो होती है वो, इन सब समस्याओं का अगर प्रभावी ढंग से निपटान कर लिया जाता है तो
वित्तीय तरलता मतलब लोगों को पैसे तो दिए जा रहे हैं ही, के द्वारा संगठित अवसंरचनात्मक विकास करके न केवल भारतीय कंपनियों के विकास को गति दी जाएगी बल्कि अन्य देशों की कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसी तरह से आपको लिखना है। वैसे इसने कमियां पूछी नहीं है, लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हम 100 शब्दों में किसी चीज़ का उत्तर दे रहे हैं तो हम उसकी अच्छाइयाँ बताते हुए, ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट कोई भी आया है तो वो बिल्कुल अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ कमियां तो हमें उसमें मिलेंगी, तो वो भी दर्शाते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच में हमें उत्तर ख़त्म करना है। तो वही हमने दर्शाया कि जैसे 2-3 समस्याएं आ सकती हैं, इन समस्याओं को अगर ठीक ढंग से निपट लिया जाए तो वित्तीय तरलता हमारे पास में इस योजना के द्वारा आने वाली है। तो वित्तीय तरलता का अच्छा उपयोग करके हम एक अच्छा अवसंरचनात्मक ढांचा विकास करके न केवल हमारे देश के उद्यमियों को बल्कि विदेशी निवेशकों को भी भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और भी कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग अपने जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मैं लिखती हूँ डेली की पीडीएफ, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।